तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12 है। आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन आपके लिए बता रहा है यहाँ पे सत्य है। ठीक है, तो बालक और बालिकाओं की वृद्धि और विकास की दर में भिन्नता होती है। तो आप सभी लोग कहेंगे कि बिल्कुल भिन्नता होती है। ठीक है, तो ये भी सत्य है आपका। और बालिकाएं बालक की तुलना में जल्दी परिपक्व हो जाते हैं, ये भी बात ठीक है। विकास जो है लंबवत ना होकर वर्तुलाकार होता है, ये भी कल मैंने आप लोगों को बताया था, तो ये भी सही है। उपरोक्त सभी कथन आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। आगे हम बात करते हैं कि किसने बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव जानने के लिए कालिकाक नामक सैनिकों के वंशजों का अध्ययन किया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 13 सही जवाब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे गार्टन का नाम आता है। नहीं, आपका यहाँ पे सही जवाब नाम आएगा जो गार्डन का नाम आएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे अगर हम बात करते हैं कि विकास बालक के डैश और उसके डैश की निरंतर अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। क्वेश्चन नंबर 14 इसका सही जवाब वंशानुक्रम और उसके वातावरण के निरंतर अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब। यह प्रश्न आप ध्यान से सुनिए। यदि बालक शारीरिक रूप से दिव्यांग है तो उसका सामाजिक व्यवहार भी इससे प्रभावित होता है। यह कथन विकास के दौरान या विकास के कौन से सिद्धांत की ओर इशारा कर रहा है? क्या सामान्य से विशिष्ट की ओर, कि विकास अंतःक्रिया का परिणाम बता रहा है, कि विकास एकीकरण का रूप बता रहा है, कि विकास के विभिन्न पक्षों को अंतर संबंधित बता रहा है? तो विकास के विभिन्न पक्ष अंतर संबंधित हैं, इसी वजह से अगर मैं बात करूं तो सामाजिक व्यवहार भी उसका प्रभावित हो रहा है। यही आपका यह सिद्धांत जो विभिन्न पक्षों पर अंतर संबंधित बता रहा है, यह प्रश्न का यही जवाब होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है कि बालक का विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार होता है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विकास को परिपक्व और अस्थायी बनाने की बात करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 17 विकास में भूमिका होती है, विकास में भूमिका होती है तो वंशानुक्रम की भूमिका होती है, परिपक्वता की भूमिका होती है, अधिगम की भूमिका होती है, यहां पर उपरोक्त सभी की भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है कि किसका मत है कि बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है? यह किस विद्वान ने कहा है कि बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति वाली है? क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है, क्लीनबर्ग। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? बाल विकास को क्या वंशानुक्रम और वातावरण, कि सांस्कृतिक वातावरण, परिवार और समाज, उपरोक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है आपका, सभी के सभी प्रभावित करने वाले कारक है। क्वेश्चन नंबर 20 यदि प्रसिद्ध मनोविशेषज्ञ ने कहा था कि यदि व्यक्ति के विकास में जातीय संस्कृति का बड़ा हाथ होता है तो जातीय संस्कृति के अनुरूप ही व्यक्ति का विकास भी होता है। यह स्टेटमेंट किस विद्वान ने कहा है? यह भी प्रश्न अच्छा है। तो ऑप्शन नंबर बी कार्ल जुंग ने कहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यह किसका मानना था कि बालक की मूल शक्तियां और उसके वंशानुक्रम पर निर्भर करती है? तो मैंने आप लोगों से इस पर चर्चा कर चुका हूं और यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, थॉर्नडाइक। और थॉर्नडाइक ने 50 जुड़वा बच्चों की अगर हम बात करें उनके समानताओं के बारे में अध्ययन करने के लिए 6 प्रकार की मानसिक परीक्षण का आधार पे बेसिक पर जो है उसके आधार पर परीक्षण किया था, 6 प्रकार के। तो उसमें बताया कि ये मूल शक्तियां हैं जो वंशानुक्रम पर निर्भर थी। तो ये ईएल थॉर्नडाइक का नाम आता है। आगे बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22, किसके अनुसार यदि माता पिता की लंबाई अधिक है तो बच्चों की लंबाई भी अधिक होती है, यदि माता पिता की लंबाई कम होती है तो उनके बच्चों की भी लंबाई कम होती है। ये किस विद्वान ने कहा है? नहीं, कार्ल पियर्सन ने कहा है ये बात, ये कार्ल पियर्सन ने कहा है। ठीक है, याद रखेंगे इसे भी, बहुत सरल है। आगे अगर बात करते हैं, प्रतिष्ठित और गुणवान माता पिता की संतान प्रतिष्ठा प्राप्त करती है। ध्यान से बात को समझिएगा, प्रतिष्ठित और गुणवान माता पिता की संतान प्रतिष्ठा प्राप्त करती है। बाल विकास पर वंशानुक्रम के प्रभाव से संबंधित या किसका विचार है? तो यहां पे जो सही जवाब आएगा कौन सा ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 23 का? नहीं, यहां पे स्टेटमेंट अगर हम बात करें तो विंसिप की परिभाषा है ये, याद रखेंगे, विंसिप की परिभाषा है ये। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। व्यावसायिक कुशलता पर वंशानुक्रम के प्रभाव को जानने के लिए किसने अमेरिका में, ठीक है याद रखेंगे आप लोग, किसने अमेरिका के 885 वैज्ञानिकों के परिवारों का अध्ययन किया था? अगर हम बात करें इस प्रश्न पर तो उनका नाम है आरबी कैटल। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट जवाब है। समाज कल्याण केंद्रों में पलने वाले अनाथ और बेसहारा बच्चों का विकास निर्भर करता है वंशानुक्रम पर, वातावरण पर, कि वंशानुक्रम और वातावरण पर, दोनों पर, कि उपरोक्त में से कोई नहीं? बताएं आप लोग, ये प्रश्न बहुत सरल है, तो यह वातावरण पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब होगा यहाँ पर। ठीक है, समाज कल्याण केंद्रों में पलने वाले अनाथ और बेसहारा बच्चों का विकास निर्भर जो करता है वह वातावरण पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पे। बाल विकास का कौन सा उपागम आणविक कहलाता है? उपागम कौन सा आणविक कहलाता है? तो संज्ञानात्मक, जहां पे आप कहेंगे एक विकासात्मक, मानव विकास में एक विकासात्मक का सिद्धांत। ठीक है, तो याद रखेंगे ये संज्ञानात्मक जीन पियाजे का है। किसका है? जीन पियाजे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, यहाँ पे हम सम्मिलित करेंगे, एक तरफ सिद्धांत होगा, दूसरी तरफ नाम होगा प्रतिपादक के। ठीक है, तो फटाफट हम इसको पहले मैच कर लेते हैं। ठीक है, कौन किससे मैच हो रहा है? व्यवहारवादी दिया है, वॉटसन ने दिया है। हाँ, अगर हम बात करते हैं मनोविश्लेषणात्मक, सी का संज्ञानात्मक जीन पियाजे ने दिया है। हाँ, मनोसामाजिक एरिक्सन का। हाँ, ठीक है, तो यहाँ आपका करेक्ट हो गया। अब हम ऑप्शन को देखेंगे तो पहले का ए आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद बी का 3 आ जाएगा, पहले का ए आ जाएगा और बी का 3 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में है, यहाँ पर यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देख के भी आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 28। तो व्यक्ति और व्यक्तित्व के विकास में बौद्धिक योग्यता के आधार के बारे में बताया है? नहीं। व्यक्ति और व्यक्तित्व, फिर यहाँ जब व्यक्तित्व की बात आती है तो कार्ल जंग वगैरह का नाम आते हैं। सांस्कृतिक की अगर आधार पे बात होता है तो अगर मैं बात करता हूँ लेवाइगोस्की का नाम आता है। लेकिन मन के कार्य पद्धति और संघर्ष के रूप में प्रदर्शित करने वाला, तो ऑप्शन नंबर अगर आप बात करेंगे सिगमंड फ्रायड का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक और प्रश्न है, इसे भी आप थोड़ा सा मैच करें कि कौन किससे मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 29। आप कहेंगे कि चेतन स्तर जो होता है जिसके प्रति हम जागरूक होते हैं, है ना, और अगर हम बात करते हैं पूर्व चेतन जिसके प्रति हम जागरूक नहीं होते हैं, अचेतन की बात करें तो जिसके अभाव के बारे में हम जानते नहीं, तो ऑप्शन ए, ये सामने अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। यहां पे बात करते हैं कि फ्रायड के अकॉर्डिंग मनोविश्लेषण सिद्धांत में क्या शामिल नहीं किया है फ्रायड के अनुसार, है ना, सिगमंड फ्रायड के अकॉर्डिंग। तो देखिए, मानसिक स्तर के बारे में बात की गई है, मनोवृत्तियों के बारे में बात की गई है,
रक्षा युक्तियों के बारे में बात किया गया है, मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत में भी बात किया गया है, इलेक्ट्रा जो है और ओडिपस ग्रंथि की भी चर्चा इसी में हुई है, और उद्दीपन अनुक्रिया के बारे में बात नहीं किया गया है, ठीक है, या सार थ्योरी इन्होंने नहीं चर्चा किया है, तो यही गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर। लिबिडो क्या होता है? लिबिडो के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सिगमंड फ्रायड का ये एक प्रकार का स्टेटमेंट है। मनोवृत्ति है, जीवन की मनोवृत्ति का ऊर्जा है, लैंगिकी संतुष्टि जिसको हम काम वासना वगैरह बोलते हैं, ये भी उसी से रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। हाँ, फ्रायड के अनुसार मनोवृत्ति क्या होती है? मनोवृत्तियां रक्षा युक्ति होती है। क्या होती है मनोवृत्ति? तो आंतरिक कायिक जो है उत्तेजनाएं होती हैं मनोवृत्तियां, ठीक है। एप्टीट्यूड क्या होता है? एक प्रकार से आंतरिक व्यक्ति की एक प्रकार से या कायिक उत्तेजनाएं होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। अचेतन स्तर के बारे में आपको बताना है वह कथन जो आपका सत्य होगा अचेतन स्तर पर। तो आप क्या बोलेंगे इसमें? कहेंगे कि बालक की दमित कामवृत्ति में अचेतन स्तर का निर्माण होता है, एक बात तो ये सत्य है। अचेतन अहम और परा अहम से संबंधित होता है, ये भी बात सत्य है। मन के लगभग 90% यानी 3/4 का हिस्सा अचेतन ही होता है, इसलिए आप इसे भी सही करेंगे। उपरोक्त सभी कथन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगेन आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में अगर हम चर्चा करें तो इसमें कुछ आपके सामने सम्मिलित वाले प्रश्न हैं, आपको बताने हैं, और आप लोग भलीभांति तरीके से जानते होंगे इनके बारे में, सिगमंड फ्रायड के बारे में। एक इन्होंने कहा था मुखावस्था। मुखावस्था का अगर आयु के बारे में बात करें तो जन्म से लेकर 18 वर्ष। दूसरा था गुदावस्था, और इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये किससे मैच करने वाला है आप लोगों के लिए बताएं? मुखावस्था, गुदावस्था। 3 से 4, 3 से 5 सॉरी 18 से 3। उत्तर लैंगिक के बारे में अगर हम बात करें, उत्तर लैंगिक के बारे में बात करें तो उत्तर लैंगिक रिप्रेजेंट करेगा आपका 4 से 5, नहीं 3 से 5। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सुसुप्तता अवस्था तो 5 वर्ष के या 5 वर्ष से यौन आरंभ तक, और जननांगी अवस्था आपका हो जाएगा किशोरावस्था में। यही आपका मैच होगा। तो A का 2 से और B का 1 से, ठीक है। A का 2 से, B का 1 से, C का 4, D का E का 5। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। एक और प्रश्न है, अवस्थाएं हैं और क्षेत्र है। मुखावस्था किससे रिलेट करेगा? मुखावस्था किससे रिलेट करेगा? तो मुखावस्था मुख से रिलेट करेगा, मुख से। गुदावस्था किससे रिलेट करेगा? तो गुदा से। उत्तर लैंगिक अवस्था किससे मैच करेगा? उत्तर लैंगिक अवस्था किससे? अलैंगिक, ओके। यहाँ पे अलैंगिक, इन्होंने उत्तर लैंगिक अवस्था जो है ऑप्शन में अगर आपकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये रिप्रेजेंट करेगा जननांग से। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? जननांग से, ठीक है। और अगर हम सुसुप्तता अवस्था के बारे में बात करते हैं तो ये किससे रिप्रेजेंट करेगा? ऑप्शन नंबर आपके सामने डी है, और इसका सही जवाब हो जाएगा अलैंगिक से। और जननांगी अवस्था किससे रिप्रेजेंट करेगा? ये गलत तो नहीं जा रहा क्या? बताएं। उत्तर लैंगिक से विपरीत लिंगी हो जाएगा, सुसुप्तता लैंगिक हो जाएगा। जननांगी से विपरीत लिंगी, हाँ जननांगी से विपरीत लिंगी किशोरावस्था की बात होती है, सही है, गलत नहीं है, सही मैच है, सही मैच है, ठीक है। एक बार इसे देख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, सही मैच है ये, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। 1 का 1, B का 2 हमें मैच करना है। 1 का 1, B का 2, 1 का 1, B का 2, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है, यही आपका करेक्ट जवाब है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार मनोलैंगिक विकास की अवस्था है, तो एक मुखावस्था, गुदावस्था भी है,
सुषुप्तावस्था भी है और जननांगी अवस्था भी है और उत्तर लैंगिक अवस्था भी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। सिगमंड फ्रायड की रक्षा युक्तियां के बारे में आपको बताना है और उसका प्रयोग भी सही मैच करना है आप लोगों को। उसकी रक्षा युक्तियां हैं कुछ, है ना, और आपको सही मैच भी करना है। तो अगर मैं बात करूं आप लोगों से तर्क संगतीकरण का, तो ये अपराध भाव को परिवर्तित करने के लिए बोला जाता है, ये सही है आपका। इस युक्तिया में आपको प्रयोग करना है कौन सा मिलान सही है, तो ये सही है, ये वाला आपका सही है। दमन अवांछी और अस्वीकार विचारों को अचेतन मन से दबा देने के लिए होता है, ये भी सही है आपका, बी भी करेक्ट है। प्रतिस्थापन सांवेगिक प्रतिक्रियाओं का एक व्यक्ति या परिस्थिति के दूसरे स्थान पर प्रतिस्थापित करने के लिए होता है, तो ये भी सही है आपका, सी भी सही है। प्रक्षेपक अपनी गलतियों से उत्पन्न चिंता को बाहरी वातावरण पर प्रक्षेपित करना, अचेतन की संरचना विकेंद्रित होने लगती है, ये भी सही है आपका, डी भी। अंतर्विरेशन के बारे में बात करें तो अन्य व्यक्ति के व्यवहार को स्वयं के व्यवहार की तरह अपनाना, स्वयं के व्यवहार के, नहीं तो कॉपी हो जाएगा, फिर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अंतर्वेंशन ये गलत जवाब है। आपसे पूछा था कि कौन सा सही है, ठीक है, यही पूछा था। ए बी सी डी जहाँ पे लिखा होगा वही करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके देखें तो यहाँ पे डी में लिखा हुआ है, यही आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। नीचे दिए गए बाल विकास के सिद्धांत हैं, कुछ सही मैच करना है। मनोविश्लेषणात्मक का मतलब क्या होता है, तो आप मनोविश्लेषणात्मक में क्या बोलेंगे कि बालक के प्रारंभिक अनुभव के बाद उसके बाद विकास का महत्व पर बल देता है और अचेतन अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण मानता है, तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहते हैं, ये सही बात है। व्यवहारवादी सिद्धांत में बालक और विकास में उद्दीपन अनुक्रिया का साहचर्यता को उसके अधिगम के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, तो ये भी बात सही है, व्यवहारवादी कहलाता है वो। संज्ञानात्मकता के बारे में बात करें तो व्यक्ति के प्रत्यक्षीकरण और उसके संगठन पर बल देता है, ये संज्ञानात्मक होता है, सही है। मनोसामाजिक इरिक्शन का होता है, व्यक्तित्व विकास के लिए सामाजिक कारकों का महत्व पर बल देता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे जो होगा वो सारे के सारे सही हो जाएंगे। इसमें एरिक एरिक्सन का नाम आएगा, इसमें जीन पियाजे का नाम आएगा, इसमें जेबी वॉटसन का नाम आएगा, इसमें सिगमंड फ्रायड का नाम आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। ए बी सी डी आपके करेक्ट जवाब हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। फ्रायड ने किस मनोलैंगिक अवस्था को लिंगीय संघर्ष, अपराध बोध और चिंता के रूप में देखा है, बताएं। उत्तर लैंगिक अवस्था को, ऑप्शन नंबर बी। फ्रायड के अनुसार व्यक्ति के व्यक्तित्व के मुख्य गत्यात्मक घटक कौन सा है, इद, ईगो, सुपर ईगो या सभी? गत्यात्मक, डायनेमिक, सभी हैं सर, सभी हैं, वेरी गुड, हाँ सभी हो जाएंगे। अलमारी में रखी पुस्तक जब हम वहां नहीं पहुंच पाते हैं तो परेशान हो जाते हैं, कुछ देर बाद सोचने पर पता चलता है कि पुस्तक तो हमने दोस्त को दे दिया। यह व्यक्ति के किस मानसिक स्तर के संबंधित है? अचेतन, अर्धचेतन, अचेतन नहीं, अर्धचेतन, अर्धचेतन, हाँ अर्धचेतन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा, अर्धचेतन। फ्रायड के अनुसार चेतन स्तर से संबंधित है, चेतन स्तर से संबंधित कौन कौन से हैं? ईद, ईद, ओके। चेतन से तो सर सी आएगा ना, अहम और सुपर ईगो। चेतन से संबंधित है, तो चेतन से संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पे, अहम और सुपर ईगो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पे। तो ये थे क्वेश्चन नंबर जो है 42 तक हम लोगों ने थोड़ा सा क्वेश्चन चर्चा किए हैं और अच्छे क्वेश्चन थे, ये भी प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। भारत में स्वास्थ्य नीति के बारे में अगर चर्चा हम आप लोगों से करें तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति सन
1983 में, ध्यान से समझिएगा, सन 1983 में और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 में स्वास्थ्य के क्षेत्र को लेकर विभिन्न प्रकार से परियोजना के माध्यम से समुचित तरीके से लोगों को मार्गदर्शित किया गया था। सन 1983 और 2002 में ये बातें हुई थी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो स्वास्थ्य संबंधी प्राथमिकताएं धीरे धीरे बदलती रही। मातृ और बाल मृत्यु दर को तेजी से गिरावट अगर देखी गई है तो ये एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के माध्यम से, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति भी 2017 में भी ये लाया गया था। उसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं सुविधाओं को लेकर बात किया, वित्त पोषण को लेकर बात किया, रोगों की रोकथाम को लेकर बात किया गया, प्रौद्योगिकियों तक की पहुंच पर बात की गई, मानव संसाधन विकास से संबंधित चर्चा परिचर्चा की गई, विभिन्न चिकित्सकीय प्रणालियों के माध्यम से उसको मोटिवेशन दिया गया या प्रोत्साहन किया गया सभी को, ठीक है, वित्तीय संरक्षण दिया गया, विभिन्न प्रकार की क्रियाविधि जो है स्वास्थ्य नीति के माध्यम से की जा रही थी। सॉरी, अगर हम बात करें यहां पे तो आप देखिए कि पहली बार सन 1983 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पेश की गई थी, ठीक है, स्वास्थ्य नीति जो है 1983 में पेश की गई थी और इसके अंतर्गत कुछ चर्चा पर चर्चा की गई थी जिन पर बात हुआ था स्वास्थ्य को लेकर ही, और उसके जस्ट बाद 2002 में दूसरी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की शुरुआत हुई, ठीक है। दो नीति आपको पता हो गई, पहली थी 1983 की, दूसरी जो थी 2002 की थी, तीसरी जो लाई गई 2017 की थी, ठीक है। याद रखेंगे कि तीन नीतियों के बारे में, एक 1983, दूसरा जो 2002, तीसरा 2017, ये तीन नीतियों के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना होगा। बात समझ में आई? राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 पिछले स्वास्थ्य नीति 2002 के बाद से की गई प्रगति पर आधारित थी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की वो स्थिति विश्लेषण की पृष्ठभूमि करता था। मतलब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार ने एक नामक दस्तावेज शामिल कर दिया था इसमें, इस नीति में। तो इसका बेसिकली मोटो यही था कि विकासात्मक नीतियों में एक निवारक और संवर्धक स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से सभी उम्र में सभी के लिए स्वास्थ्य का, आरोग्यता के उच्चतम संभावित स्तर को हासिल करना, उसको क्या करना, हासिल करना, इस बात पे ये चर्चा करती थी। गुणवत्ता में सुधार, स्वास्थ्य सेवाएं इत्यादि चीजें जो है प्रोवाइड की जाती थी, ठीक है, ये चीजें थी। आगे अगर हम बात करें राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से अगर कोई प्रश्न आएगा तो यहीं से आएगा, याद रखें इसका उद्देश्य क्या था। स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश, आपका एक ऑप्शन में ये मिल सकता है या पॉइंट मिल सकता है। स्वास्थ्य सुविधाएं सेवाओं की व्यवस्था करना, आर्थिक सहयोग देना, रोगों की रोकथाम को लेकर बात करना, तकनीकी को बढ़ावा देना। इस नीति का उद्देश्य सभी लोगों को, विशेषकर अल्प से, मतलब एक प्रकार से आप ये सोच लीजिए एक निम्न जाति से लेकर उच्च जाति तक, या अल्पसेवित और उपेक्षित लोगों को सुनिश्चित स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराना, और यह सभी के लिए था, सभी लोगों के लिए था। इसमें एक और उद्देश्य था कि सभी विकास नीतियों में एक निवारक और प्रोत्साहन स्वास्थ्य देखभाल दिशा निर्देशन के माध्यम से सभी वर्गों के लिए स्वास्थ्य और कल्याण का उच्चतम संभव स्तर प्राप्त कराना। तो ये एक प्रकार के, अगर मैं बात करूं तो ये इसकी उद्देश्य था,
इसके जो उद्देश्य थे ये सिद्धांत पर भी आधारित थे। ये सत्यनिष्ठता और नैतिकता और व्यावसायिकता पर। स्वास्थ्य सेवा प्रणालियां जो हुआ करती थी उच्चतम व्यावसायिक, सत्यनिष्ठता, नैतिकता के आदर्शों से प्रतिबद्ध रहेगी और एक विश्वसनीय पारदर्शी परिवेश सहयोग सुनिश्चित होगा। यह क्रियाविधि हुआ करती है। ठीक है, अभी आप देखेंगे और भी उद्देश्य थे जिसके परिणाम स्वरूप किसी को भी वित्तीय कठिनाई का सामना किए बिना बेहतरीन गुणवत्तापरक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का जो लक्ष्य रखा गया था वो लक्ष्य क्या था? सभी उम्र के लिए स्वास्थ्य और आरोग्यता के बेहतर संभावित स्तर को हासिल करना, गरीबों पर बिना किसी आर्थिक दबाव के उत्तम इलाज उपलब्ध कराना। ठीक है, उत्तम इलाज उपलब्ध कराना। आगे अगर हम बात करते हैं स्वास्थ्य पर किए जाने वाले खर्च को 2025 तक कुल जीडीपी मतलब कुल सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% तक करना, स्वास्थ्य पर खर्च। ठीक है, याद रखेंगे। सतत विकास लक्ष्य के मूलभूत महत्व का उल्लेख स्वास्थ्य नीति 2017 में किया गया है। 2025 तक मौजूदा जीवन प्रत्याशा 67.5 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष करना। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखेंगे। 70 वर्ष करना 2025 तक। 2025 तक के 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की मृत्यु दर को मौजूदा मृत्यु दर से कम करना। 2020 तक मात्र मृत्यु दर को भी पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। 2018 तक स्थानीय क्षेत्रों में कुष्ठ रोगों को पूर्ण रूप लगाम लगा देना। 2025 तक टीबी रोग खत्म करने की जैसे लक्ष्य को स्वास्थ्य नीति 2017 में जो है एक प्रकार से शुभारंभ किया गया, या आप ऐसे भी कह सकते हैं 2017 से 2025 तक इसको समाप्त कर दिया जाएगा। टीबी रोग आप भलीभांति तरीके से परिचित होंगे। आगे बात करते हैं कुछ उसकी विशेषताओं के बारे में। अच्छा, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है। जीवन प्रत्याशा 67.5 से 70% कर दी गई है। 2022 तक अगर हम बात करें रोग और उसकी प्रवृत्ति के बोझ के आकलन के लिए दिव्यांगता समायोजित जीवन वर्ष सूचकांक की एक नियमित निगरानी करना, और 2025 तक राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर TFR में 2.1 तक कमी ले आना। उम्र के हिसाब से देखा जाए अगर तो 2025 तक 5 साल के कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 23 तक और 2020 तक मृत्यु दर जो मौजूदा स्तर है उस स्तर से 100 तक कम करना, और 2019 तक शिशु मृत्यु दर को 28 तक कम करना। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, आप इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, और रोग में अगर हम बात करते हैं जो लक्ष्य रखा गया था वैश्विक लेवल पर 2020 में 90:90 का, यानी आप कह सकते हो HIV एड्स के लिए, अर्थात HIV के साथ जीने वाले 90% लोगों को अपनी HIV स्थिति का पता लगाना, HIV संक्रमण के साथ जीने वाले 90% लोग निरंतर एंटी रेट्रोवायरल उपचार लेना, और एंटी रेट्रोवायरल उपचार प्राप्त पाने वाले 90% लोगों के लिए रोगाणु में कमी होना। तो इसलिए
रोग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो 90/90 का परसेंटेज आप लोग याद रखेंगे। 90, 90 और 90, 90/90 ये याद रखेंगे। इसका मीनिंग क्या है मैं आपको भी बता चुका हूँ, ठीक है, 3 और 90 के बारे में, 90 के बारे में, ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेषताएं कहता है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में सभी आयामों, स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का प्रबंधन, वित्त पोषण करना और विभिन्न क्षेत्रीय कार्यवाही के जरिए रोगों को रोकथाम और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, चिकित्सकीय प्रौद्योगिकियों के संबंध में अगर बात करना, ठीक है, प्रौद्योगिकी के फील्ड में बात करना, मानव संसाधन का विकास करना, चिकित्सा बहुलवाद को प्रोत्साहित करना, बेहतर स्वास्थ्य के लिए अपेक्षित ज्ञान के आधार बनाना, वित्तीय सुरक्षा कार्यनीतियों को बनाना, स्वास्थ्य के विनियमन और उत्तरोत्तर अवशासन के संबंध में स्वास्थ्य प्रणालियों का आकार देना, ठीक है, उस पर विचार करना, प्राथमिकताओं का चयन करना। इस नीति का उद्देश्य सभी लोगों को, विशेषकर अल्पसेवित और उपेक्षित लोगों के लिए सुनिश्चित स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराना। तो यह एक प्रकार की उसकी विशेषताएं थी, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा विशेषताएं भी ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, कि क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसके परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम को लेकर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक कार्यक्रम है जहां पे मातृ और शिशु उत्तरजीविका एक ऐसा दर्पण है जिसके अंतर्गत सामाजिक विकास का संपूर्ण विकास या चहुमुखी विकास की बात करता है। IMNCH एक सेवाएं हैं, वो दिया जाता है कार्यक्रम के माध्यम से। शिशु और किशोर स्वास्थ्य के लिए एक नीति बनाई जाती है जहां पे नवजात शिशुओं को घर पर स्वास्थ्य केंद्रों का एक उन्नत उपचार का सुविधा उपलब्ध कराया जा सके। कुपोषण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमियों को दूर किया जा सके, इस पर भी चर्चा की गई। सार्वभौमिक टीकाकरण किया जाए। और राष्ट्रीय टीकाकरण नीति 2011 में के अकॉर्डिंग ये बात कही भी गई है कि टीका सुरक्षा में सुधार करने और महामारी विज्ञान संबंधी शोध परिणामों के आधार पर नए टीकों की शुरुआत करने के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। संक्रमण रोग, क्षय रोग पर नियंत्रित, ठीक है, HIV एड्स पर नियंत्रण, कुष्ठ रोग को उन्मूलन 2020 तक के, ठीक है, बेवेस्टर जनित रोग नियंत्रण, गैर संक्रामक रोग जहां पे आप देखते हैं कैंसर, थैलीसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, दृष्टिहीनता, बधिरता, ठीक है। तो ये सभी की सभी जो चीजें हैं ये कार्यक्रम के माध्यम से इनको बताया गया था। इसमें आगे अगर हम बात करते हैं तो और भी चीजें आती हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन पर बल देना, रुग्णता की देखभाल यानी बीमारी की देखभाल के बजाय आरोग्यता पर ध्यान देना। हालांकि नीति में जन स्वास्थ्य प्रणालियों की दिशा बदलने और उसे सुदृढ़ करने की मांग की गई और इसमें निजी क्षेत्र में कार्यनीतिक खरीद पर विचार करने और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियों का प्राप्त करने में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने की भी नए सिरे से अपेक्षा की गई थी और नीति में निजी क्षेत्र के साथ सुदृढ़ भागीदारी करने की परिकल्पना की गई थी। यह भी इसी का पार्ट बन जाता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। आगे कहता है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में एक जन स्वास्थ्य व्यय में समयबद्ध ढंग से GDP के 2.5% तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया था। ये अभी आपको मैं बता चुका हूं। नीति में उत्तरोत्तर वृद्धिशील आश्वासन आधारित दृष्टिकोण की वकालत की गई थी, ठीक है। इसमें स्वास्थ्य और आरोग्यता केंद्रों के माध्यम से सुनिश्चित व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल हेतु अधिक से अधिक धनराशि प्रदान करने के लिए परिकल्पना की गई। ये भी बात हुई है। 2017 में प्रति 1000 की आबादी के लिए अस्पतालों में एक नहीं बल्कि 2 बिस्तरों की उपलब्धता कराने की बात की गई। लक्ष्य ये भी रखा गया था,
2017 के अकॉर्डिंग। ठीक है, कोविड-19 में अब तो हालांकि बढ़ा दिया गया था, अभी ऐसा कोई ये सिस्टम नहीं है कि उसी की नीति के अकॉर्डिंग, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। ठीक है, 2018 में, ठीक है, सॉरी 2019 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में आयुष प्रणाली के त्रिआयामी एकीकरण की परिकल्पना की गई, जिसमें क्रॉस रेफरल सह स्थल औषधियों की एकीकरण की पद्धति को शामिल किया गया। इसमें प्रभावी रोकथाम और चिकित्सा करने की व्यापक क्षमता है जो सुरक्षित और किफ़ायती है। योग को अच्छा स्वास्थ्य के संवर्धन का भाग के रूप में स्कूलों में, कार्यस्थल में अधिक व्यापक ढंग से लागू किया गया। स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में योग का मतलब योगा। ठीक है, कुछ योजनाएं थी, जैसे अगर हम बात करते हैं जननी सुरक्षा योजना 2005 की थी, भारत की स्वास्थ्य से संबंधित थी। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना था। दूसरी एक योजना थी प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान था 2016 में। यह योजना थी गर्भावस्था के दौरान बच्चे को जन्म देते समय माता की मृत्यु दर और शिशु की मृत्यु दर को कम करना था। ये बच्चे के जन्म को सुरक्षित करना था। यह प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान था। ठीक है, तो माता की मृत्यु दर और शिशु की मृत्यु दर को कम करना था, इसका मोटो था। 2016 में लाया गया था। मिशन इंद्रधनुष 2014 में लाया गया था। इसका उद्देश्य था कि उन बच्चों को 2020 तक टीकाकरण करना, और उन्हें टीके नहीं लगे हैं तो डिप्थीरिया, बलगम, टिटनस, पोलियो, तपेदिक, खसरा, हेपेटाइटिस बी जैसे रोगों को में क्या करते थे, टीके लगाने की बात की गई थी। मिशन इंद्रधनुष 2014 में ये बात हुई थी, यानी आंशिक रूप से 7 टीके थे। ठीक है, ये हो गया। पोषण अभियान 2018। ठीक है, बच्चों को अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बालक बालिकाएं, गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं में पोषण की कमी को सुधारना पोषण अभियान 2018 का था। ये बच्चों का विकास की कमी ना हो, कुपोषण एनीमिया ना हो, इस पर ध्यान दिया जाए। राष्ट्रीय अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम पर, तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य था कि 0 से 18 वर्ष के 27 करोड़ से अधिक बच्चों को 4 प्रकार की परेशानियों की जांच करना होगा, विकार, बीमारी, कमी और विकलांगता पर। ठीक है, ये 4 टाइप के चीज़ों पर जांच की जाएगी। ठीक है, और विकास में अगर ये रुकावट बन रही है तो उसको कमी या एक प्रकार से कम किया जाएगा। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, मातृत्व सहयोग योजना के नाम को बदलकर प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की शुरुआत की गई, और इस योजना के तहत सरकार के द्वारा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित या जन्म के लिए 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रोवाइड की जाती थी। ठीक है, तो एक चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो 2 मिशन शामिल किए गए। एक था राष्ट्रीय अगर हम बात करते हैं ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 का, और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन था 2013 का। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में काम करता है। ठीक है, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, हर नागरिक को लोक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुलभ कराना, संचारी और असंचारी रोगों को रोकथाम और नियंत्रित करना, ये बातें थी इसमें। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देखा यहाँ पे कार्यक्रम वगैरह थे ये। ठीक है, आयुष्मान भी है यहाँ पे। ठीक है, आयुष्मान प्रधानमंत्री भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 25 सितंबर 2018 से इसको पूरे देश में लागू कर दिया गया था, है ना, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे इससे भी। ठीक है, झारखंड। हाँ, ठीक है, तो ये थी स्वास्थ्य नीति के संबंध में। मैं आप लोगों को अभी PDF प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, अभी आपको मिल जाएगा PDF भी, है ना। सर जो 8 बजे क्लास है वो किसमें आप बता रहे थे, क्या है सर? 8 बजे क्वेश्चंस आप लोगों